एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड फॉर लाइफ, जहां पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में। आप में से कई लोगों ने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया होगा, कई लोग स्टार्ट कर चुके होंगे, बट एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता है कौन सा पाथ फॉलो करें, क्या सीखें क्या ना सीखें, कैसे सीखना है, क्या लैंग्वेज प्रेफर करें, क्या फ्रेमवर्क प्रेफर करें। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक डिटेल्ड ओवरव्यू के बारे में कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट बनना है, बैक एंड डेवलपर बनना है तो क्या पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो आइए बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। तो आपको अभी फिलहाल जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, चाहे वो ये वीडियो प्ले हो रही है, चाहे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा है, राइट साइड में सजेस्टेड वीडियो आ रही होगी, नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, तो ये सारा जो पार्ट आता है वो आता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल, यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कैसे कंटेंट को अरेंज करना है, क्या उसका लेआउट होगा, ये सारा पार्ट जो आता है वो आता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ऐसा फ्रंट एंड वेब डेवलपर काम करना है किसी इंडस्ट्री में तो क्या क्या सीखना होगा, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये वेब पाथ फॉलो करते हैं तो आप इसके बाद एक प्रोफिशिएंट फ्रंट एंड वेब डेवलपर जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा HTML के बारे में। HTML क्या होती है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो बेसिकली कंटेंट को आपके रैप करने के लिए यूज की जाती है। तो HTML में आपको स्टार्ट करें तो HTML में आपको पता होना चाहिए उसके बेसिक्स के बारे में, फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस के बारे में, एंड HTML APIs के बारे में। तो बेसिक्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या कैसे काम करते हैं, और रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है बेसिक, और क्या कहते हैं सिमेंटिक्स, और आपको इनलाइन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। फॉर्म्स एंड वैलिडेशन के बारे में बात की जाए तो कभी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और उसमें फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में जो इनपुट लिया जाता है वो कैसे लिया जा रहा है, आप कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं, एज अ नंबर, एज अ मेल आईडी, एज अ स्ट्रिंग। तो ये सब बात की जाती है फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस में। तीसरा अगर बात करें तो वो होती है HTML APIs। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसके बाद वो आपसे एक्सेस मांगता है आपकी लोकेशन का, या कोई वेबसाइट आपके जो है ब्राउजर की स्टोरेज को यूज कर रही होती है। सो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप कभी देखा होगा, आपने गूगल ड्राइव खोलते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन जो आता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का आता है फाइल को। तो ये सब कैसे होता है, ब्राउजर की APIs क्या होती हैं, तो आपको ये इसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए। अगली अगर बात करी जाए कि आपने अपने वेब पेज का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बना लिया, ठीक है, बट वो दिखने में इतना बेकार लगेगा कि शायद आप दोबारा उस वेब पेज पे कभी दोबारा खुद ना जाए। तो आपको आना चाहिए CSS। अब CSS क्या होती है? CSS होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो आपके वेब पेज के लेआउट को अच्छा करती है, उसे इंप्रूव करती है, उसको काफी ज्यादा क्लीन एंड सिमेंटिक बनाती है। तो इससे क्या होता है, कभी आपने जैसे एप्पल की वेबसाइट देखी होगी तो वो कितने ज्यादा स्मूथ है, कंटेंट कितना स्मूथली अरेंज किया गया है, कितना ब्यूटीफुल जो है लेआउट है वेबसाइट का। तो इसमें आपको पता होना चाहिए CSS के बेसिक्स के बारे में। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, और इसके बाद आप जो है लेआउट वगैरह कैसे अरेंज करते हैं अपने कंटेंट का। अगला अगर मैं बात करूं तो वो होता है एडवांस CSS। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रांजिशंस के बारे में पता होना चाहिए, पेजिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, एनिमेशंस कैसे करते हैं, मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, और बॉक्स की साइजिंग कैसे करी जाती है। देन अगला अगर मैं बात करूं तो होती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो आइए जानते हैं रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट को आप PC पे ही खोलेंगे, उसे कोई भी इंसान मोबाइल फोन पे भी खोल सकता है, अपने टैबलेट पे भी खोल सकता है, और अपने PC पे भी खोल सकता है। सो नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस जिसमें आपकी वेबसाइट खुल रही है, आपका कंटेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही दिखना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो। तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो ओवरले ना करे दूसरे के ऊपर। जैसी डिवाइस की हाइट एंड विड्थ है, आपका कंटेंट वैसे ही अरेंज हो जाए। तो इसमें आपको जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं व्यू पोर्ट, वो उसके बाद आती है मीडिया क्वेरीज, देन आती है ग्रिड व्यू। तो इसके बारे में आपको नॉलेज इन डेप्थ होनी चाहिए, बिकॉज तभी आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पाएंगे।
अगली हम बात करते हैं सीएसएस फ्रेमवर्क्स की। तो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? सीएसएस के ही एक्सटेंशंस हैं जहां पर सीएसएस के आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स को, एडवांस फीचर्स को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करूं फ्रेमवर्क्स की, तो 3 जनरल फ्रेमवर्क्स आजकल पॉपुलर है। सबसे पहला है सास, दूसरा है पोस्ट सीएसएस एंड द थर्ड वन इज लेस। तो इनका काम क्या होता है? ये सीएसएस के ही एक्सटेंशंस हैं। जैसे इनमें आप कुछ ऐसी स्टैंडर्ड चीज कर सकते हैं जो आप प्योर सीएसएस में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप सास में वेरिएबल बना सकते हैं, आप उसमें नेस्टेड रूल बना सकते हैं और आप इनलाइन इंपोर्ट कर सकते हैं। अगली मैं बात करूं पोस्ट सीएसएस की और लेस की, तो ये भी सीएसएस के ही एक्सटेंशंस हैं जो कि प्री प्रोसेसर्स कहलाते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर सीएसएस अच्छे से सीखनी है, आप चाहते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो काफी ज्यादा क्लीन लगे, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, यूजर इंटरेक्टिव लगे, तो आपको एटलीस्ट इनमें से एक फ्रेमवर्क तो सीखना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि आप सीएसएस का कोड जो है काफी एफिशिएंटली लिख सकते हैं और काफी ज्यादा फास्ट लिख सकते हैं। अगली अगर मैं बात करूं तो वो आती है जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट क्या भला है? फिलहाल जैसे आप देख रहे होंगे कि इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी चल रही है जावास्क्रिप्ट की, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे भी कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे C++ हो गई, जावा हो गई, तो जावास्क्रिप्ट भी वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब भला इसका काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेब पेज बनाया, आपने उसका स्ट्रक्चर जो है HTML की हेल्प से डिफाइन कर दिया, देन आपने उसमें लेआउट्स बना दिए, उसका लेआउट को अरेंज करने के बाद उसको काफी ज्यादा क्लीन और ब्यूटीफुल बना दिया यूजिंग CSS, कुछ फ्रेमवर्क्स यूज कर लिए। अब वो है तो एक स्टैटिक वेबसाइट ही। अब आपको अगर उसमें डायनेमिकली कंटेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि अगर यूजर किसी स्पेसिफिक बटन को क्लिक करे तो वो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को डायनेमिकली जो है रन टाइम पे यूजर को शो कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आपको क्या क्या सीखना चाहिए, जैसा कि आप चाहें तो नीचे चैनल में मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है लिंक दे दिया है जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का, जहां पर आप जावास्क्रिप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीटली सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी बात आती है बेसिक्स के बारे में। बेसिक सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होती हैं, देन उसके बाद जो है टाइप कन्वर्जन क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, और देन अगली हम बात करें तो वो आती है डॉम मैनिपुलेशन की। अब डॉम क्या होता है? डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो भी आपका कंटेंट जो है वेब पेज पे शो कर रहा होता है, रेंडर हो रहा होता है, वो सारा मैनेज करता है डॉम। और डॉम को आप मैनेज कर सकते हैं यूजिंग द jQuery। jQuery भी एक पॉपुलर है, बट फिलहाल आजकल लोग उतना उसे यूज नहीं करते, बट आप चाहें तो वो भी सीख सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप जावास्क्रिप्ट से ही, प्योर जावास्क्रिप्ट से ही, वैनिला जावास्क्रिप्ट से आप जो है डॉम का मैनिपुलेशन करें। डॉम की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो वेब पेज है वो कैसे काम कर रहा है, कंटेंट उसके कैसे ब्राउजर में अरेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ES6 की एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कुछ नया नहीं है, बहुत पुरानी अप्रोच चली हुई आ रही है। अपने कोड को तोड़कर फंक्शंस में लिखना, मतलब मॉड्यूल्स में लिखने को ही हम लोग बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। देन बात करते हैं ES6 की। तो ES6 एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, जहां पर हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नए जो है ऑपरेटर्स, कुछ नए फंक्शंस, कुछ नए जो है रिलीजेस देखते रहते हैं। एटलीस्ट ES6 सिंटैक्स तो आपको आना ही चाहिए। अगली हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कॉल बैक्स क्या होते हैं, इवेंट लूप कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में, प्रोमिसेस को कैसे लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो आपको इनके बारे में इन डेप्थ अच्छी खासी नॉलेज जो है होनी चाहिए। अगली मैं बात करूं फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि देखिए फ्रंट एंड एप्लीकेशंस जो है कॉम्प्लेक्स भी होती हैं और नॉर्मल भी होती हैं। जो भी कंपनीज होती हैं जो आजकल इंडस्ट्रीज में फ्रंट एंड डिजाइन करती हैं, तो वो जो है कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरी जो है यूज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि भाई रिएक्ट सीख ले, भाई एंगुलर सीख ले या व्यू सीख ले। अब भाई तो सीखना सब कुछ चाहता है, बट डिपेंड करता है कि भाई की जावास्क्रिप्ट नॉलेज कितनी अच्छी है। अगर भाई को जावास्क्रिप्ट जो है अच्छे से आती होगी, भाई को पता होगा डोम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, भाई को ये पता होगा कि ES6 कैसे काम करती है, भाई को इवेंट लूप और प्रोमिसेस पता होंगे, तो भाई जो है फ्रेमवर्क भी सीख लेगा, भाई को दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं रिएक्ट के बारे में। तो रिएक्ट एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो फेसबुक ने बनाया था, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बनाया था, और व्यू भी एक फ्रेमवर्क है जो एंगुलर के क्रिएटर, जो एंगुलर में डेवलपर जब काम कर रहे थे, तो उनमें से एक जो है इवान यू, उन्होंने व्यू JS का जो है डेवलपमेंट किया था।
तो एंगुलर और रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा बूम पे है आज के टाइम में। अगर आपको सीखना है कोई फ्रेमवर्क तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रिएक्ट या एंगुलर में से ही सीखिए। तो बात करते हैं कि रिएक्ट और एंगुलर का काम क्या होता है। तो रिएक्ट और एंगुलर, जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिजाइन करनी होती है तो आप रिएक्ट या एंगुलर का यूज करते हैं। आजकल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा डिमांड है रिएक्ट डेवलपर या एंगुलर डेवलपर की। तो ये सीखना आपकी प्रोफाइल में, आपके रिज्यूमे में एक स्ट्रॉन्ग वेट ऐड करता है। तो चलिए छोटा सा एक मैं कंफ्यूजन दे देता हूँ, फटाफट से समराइज कर लेते हैं फ्रंट एंड के पार्ट को। पहले HTML सीखनी है, देन CSS सीखनी है एंड देन जावास्क्रिप्ट सीखनी है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या होगा उसके बाद, एग्जैक्टली, बिकॉज जावास्क्रिप्ट की जो जॉब है, मतलब जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो होता है उसकी काफी ज्यादा जो आजकल डिमांड है मार्केट में। दूसरा का पे स्केल काफी अच्छा है और तीसरा ये है कि ये जॉब कभी खत्म नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो कोई कंपनी स्टार्ट होती है या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है अपने आप को, तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक वेबसाइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसे वेबसाइट चाहिए होगी ताकि वो अपना कंटेंट प्रमोट कर सके, अपनी रीच बढ़ा सके, ठीक है। देन उन्हें चाहिए होता है एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहिए होता है। और एक गुड न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए कि आप अपनी वेब डेवलपमेंट की नॉलेज को एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस, ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है वेब डेवलपमेंट सीखने का। मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा कि आप वेब डेवलपमेंट की हेल्प से एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कैसे उतर सकते हैं, कैसे अपना करियर एज अ वेब डेवलपर और एज अ एंड्रॉइड डेवलपर भी बना सकते हैं। पर एक एंड्रॉइड का रोड मैप ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है इस चैनल पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे चेक करना मत भूलना। जिसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है, बहुत ही अच्छा रोड मैप बनाया है। अगली हम बात करते हैं बैकएंड वेब डेवलपमेंट के बारे में। अब बैकएंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे आपका जो फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन है उसमें डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो काम कैसे कर रहा है, मतलब कि अगर आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, ठीक। आप YouTube पे कोई वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वो कैसे रेंडर हो रही है, ये सब काम जो होता है वो होता है बैकएंड वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। अपनी वेबसाइट को काफी ज्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो बैकएंड वेब डेवलपमेंट में सीखने के लिए आपको दो चीजें कंपलसरी हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज डेटाबेस। तो पहले देखते हैं लैंग्वेज के बारे में, देन हम लोग देखेंगे डेटाबेस कौन से आने चाहिए। तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए या तो जावा, या तो C#, या तो PHP, या तो जावास्क्रिप्ट, या नेक्स्ट पाइथन या रूबी। तो अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी थी यार, बैक एंड में भी थी, चल क्या रहा है ये। देखिए, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी सीख सकते हैं और बैक एंड के फ्रेमवर्क्स लाइक Node.js वो भी सीख सकते हैं। बात करूं मैं जावा की, तो जावा क्या होता है कि जावा में कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट है, आप वो यूज कर सकते हैं। PHP में लैरावेल है, आप वो यूज कर सकते हैं। पाइथन में लाइब्रेरी है Django या फ्लास्क, आप वो यूज कर सकते हैं। रूबी में जो फ्रेमवर्क है वो है रेल्स। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसमें कंफर्टेबल है, बट आई वुड रिकमेंड टू लर्न जावास्क्रिप्ट ताकि आप जो है फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क भी सीख सकें लाइक रिएक्ट या एंगुलर, एंड देन आप बैकएंड में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कर सकें उसे यूजिंग दी Node.js, क्योंकि Node.js की आज डिमांड काफी ज्यादा है, काफी बूम पर है इंडस्ट्री में। Node.js डेवलपर वो लोग काफी ज्यादा मांगते हैं। तो अगर आप Node.js सीखते हैं जावा यूजिंग द जावास्क्रिप्ट तो बहुत ज्यादा आपकी प्रोफाइल में ये वेट ऐड करने वाला है एंड डेफिनेटली ये आपको एक अच्छी इनकम जो है लाकर देगा। तो आपको इनमें से कोई भी एक चूज करना है, बट आई वुड रिकमेंड जावास्क्रिप्ट इज बेस्ट। अगली हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कि आप अपना जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, पेन ड्राइव में लेके तो नहीं घूमेंगे। सो आपको या तो एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगा या तो आप उसे क्लाउड सर्विसेज यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि डेटाबेस का काम क्या होता है, तो वो आपका जो डेटा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया तो वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, कंपनी उसकी एक्सेल शीट बनाकर थोड़ा रखेगी। तो आप उसको कहाँ स्टोर करेंगे, क्या तरीका, क्या पैटर्न यूज किया जाना है, वो डिसाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डेटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कई लोग जो होते हैं डेटाबेस मतलब पढ़ तो रहे होते हैं बट उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता नहीं होते हैं, बट आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट प्रॉपर्टीज क्या होती है, ट्रांजेक्शन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है एंड शार्डिंग क्या होती है। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है डेटाबेस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगली अब बात करें रिलेशनल डेटाबेस की, तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जब आप अपनी डेटा को
एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तो इमेजिन करिए एक मैट्रिक्स को जहां पर आपकी रोज भी होती हैं और कॉलम भी होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस को स्टोर करने का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। आप इसमें टेबुलर स्ट्रक्चर यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसमें आप सीख सकते हैं PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL या Oracle। तो आप Oracle काफी ज्यादा फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो कि यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज द्वारा। तो आई वुड प्रेफर कि आप जो है MySQL या Oracle सीखिए। अगली मैं बात करता हूँ NoSQL डेटाबेस की। अगर आपको काफी ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करना है और वो काफी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है NoSQL डेटाबेस सीखना चाहिए। तो NoSQL डेटाबेस जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल मशीन लर्निंग वगैरह, डीप लर्निंग वगैरह में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपको मैं बताऊं कि आपको क्या क्या सीख सकते हैं, तो वो MongoDB है, RethinkDB है, CouchDB है, DynamoDB है। तो इस टोटली अप टू द नीड कि आपको नीड कैसी है। अगर आपको डेटा आपका पास आ रहा है जैसा कि जो पहली कंपनीज में स्टोर किया जाता था, सो आई वुड रिकमेंड ये रिलेशनल डेटाबेस सीखिए। वरना अगर आपको कॉम्प्लेक्स डेटा यूज करना है, काफी ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आप NoSQL डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप था एक वेब डेवलपर बनने के लिए। तो अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। और बात करते हैं अब रिसोर्सेज के बारे में। तो नेट पे काफी ज्यादा फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल W3 स्कूल्स है, MDN है जिसे हम बोलते हैं मोजिला डेवलपर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ सबसे आप इनको पढ़ के, इनका रेफरेंस लेके इनको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ट्यूटोरियल्स की, तो ट्यूटोरियल्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने लोगों को देखा है काफी ज्यादा पेड कोर्स खरीदते हुए। हालांकि ये सारा जो कंटेंट है नेट पे फ्री अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कि इसको अगर आपको ट्यूटोरियल से सीखना है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट शुरू होने वाली है जो कि हम लोग एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं टोटल वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो अगर आप एक बिगिनर हैं जिसको वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जहां मैं बताऊंगा DOM मैनिपुलेशन क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, कॉलबैक्स कैसे काम करते हैं, इवेंट लूप क्या होता है, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया वो सब कुछ। देन हम लोग फिर बात करेंगे अगली प्लेलिस्ट में HTML के बारे में, देन CSS के बारे में। देन हम आपकी पसंद का फ्रेमवर्क चूज करेंगे, रिएक्ट, एंगुलर, रिव्यू, जो भी आपको सीखना हो। देन हम लोग उस पर जो है वीडियोस पोस्ट करना शुरू करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट की, जहां पर हम लोग Node.js सीखेंगे। देन हम लोग सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे काम करता है, उसके कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया यहाँ पर, एसिड प्रॉपर्टीज, ट्रांजैक्शंस, नॉर्मलाइजेशन एंड शार्डिंग। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे MySQL। देन हम लोग बात करेंगे NoSQL डेटाबेस की MongoDB पे। तो आपको इस चैनल पे कंप्लीट रिसोर्सेज मिल जाएंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आने वाले टाइम में, जहां पर आप अपना करियर फ्रंट एंड या बैक एंड वेब डेवलपमेंट या दोनों में बना सकते हैं। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड्रॉइड रोड मैप का लिंक मिल जाएगा। फॉर मोर वीडियोस प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।